है एक मिडिल क्लास फैमिली का सबसे बड़ा बल होता है उसका जमीन। बेटी की शादी करनी है, हेल्थ क्राइसिस है, कुछ बिजनेस सेटअप करना है, कुछ भी करना है। ये कहानी सिर्फ मेरी नहीं है, ये कहानी है हमारे देश की सैकड़ों बेटियों की और हजारों एस्पिरेंट्स की। एक हवा सा बना हुआ है कि सरकारी जॉब निकालना है तो सब कुछ छोड़ छाड़ के सालों साल मेहनत करनी है। ये लोग ये भी बोलते थे अफसर बनने चली हो, सिपाही क्लर्क ग्रुप डी का फॉर्म भर दो, जल्दी निकल जाएगा। मुझे अभी भी लगता है मैंने कुछ बड़ा तो नहीं किया है, सिर्फ एक एग्जाम ही तो पास किया है। पर हाँ, मैं उस परिवेश से आती हूँ जहाँ लड़कियों की पढ़ाई से ज्यादा उनकी शादी के लिए दहेज इकट्ठा करने पे ध्यान दिया जाता है। वहाँ मैंने बहुत अच्छी पढ़ाई की, इंजीनियरिंग की पढ़ाई की, एमएनसी की जॉब को छोड़ा। मैंने विदेश जाने के अवसर को भी ठुकराया। मैंने एक सरकारी जॉब, बैंक पीओ की जॉब को भी छोड़ा और स्टेट सिविल सर्विस को क्रैक किया। मैंने उस सपने को पूरा किया जो कभी मेरी माँ ने देखा था। नमस्कार, मेरा नाम है निशा यादव। मैं पटना की रहने वाली हूँ। मूल निवासी मैं भोजपुर जिला बड़हरा ब्लॉक में एक छोटे से गांव गौरा के टोला से हूँ। 64th बीपीएससी में मेरा चयन बिहार राजस्व सेवा में हुआ है। कामयाबी तो सबको बहुत ही चमकदार दिखती है, बट इसके पीछे का रास्ता शायद उतना भी आसान नहीं होता। बचपन की बात करूं तो हम 4 भाई बहन हैं, 3 बहन 1 भाई। मेरी स्कूलिंग पूरी पटना में ही हुई है, केंद्रीय विद्यालय कंकड़बाग से। 19 मेरे पापा इंडियन नेवी से एज अ सेलर रिटायर्ड हैं। 1998 में पापा के रिटायरमेंट के बाद हम सब पटना आ गए। जैसे तैसे हमारी ज़िंदगी चल रही थी पापा के पेंशन पे, जो उस टाइम पे सिर्फ 1500 रुपए हुआ करती थी। इतने में एक दिन हमारे पास एक खबर आती है कि हमारे पटीदार ने हमारी ज़मीन, पैतृक ज़मीन वो बेच दी है, जिसमें मेरे पापा का भी आधा हिस्सा था और हमें एक पैसा भी नहीं मिला। आप समझ सकते हैं एक मिडिल क्लास फैमिली का सबसे बड़ा बल होता है उसका जमीन। बेटी की शादी करनी है, हेल्थ क्राइसिस है, कुछ बिजनेस सेटअप करना है, कुछ भी करना है तो भाई जमीन बेच देंगे। बट हमारे पास अब वो भी नहीं था। वो काफी मायूसी के दिन थे। पापा के पास 2 ऑप्शन थे। लोग कह रहे थे कोर्ट केस कीजिए, केस लड़िए। हम चारों भाई बहन काफी छोटे थे। पापा ने बोला अभी मेरे बच्चे काफी छोटे हैं, उन्हें पढ़ाने का समय है, ये समय निकल जाएगा, पैसा तो बाद में भी आ जाएगा। पापा ने सब कुछ छोड़ दिया, हम लोगों ने सब कुछ छोड़ दिया और पापा ने मुझे बोला था, निशु तुम्हें पढ़ना है और ये पैसा वापस लाना है। बस मैं 10th क्लास में थी। मैं सब कुछ चुपचाप देख रही थी, कुछ कर भी तो नहीं सकती थी। बट उस समय सोचा मुझे कुछ करना है, कुछ बड़ा करना है, एक सशक्त नागरिक बनना है जो सिर्फ खुद की नहीं दूसरों की भी मदद कर सके। समय निकलता है, पापा की जॉब लगती है स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फोर्स में। स्थिति काफी अच्छी अब घर में हो गई थी। 10th एंड 12th में मेरे काफी अच्छे मार्क्स आते हैं, 85%। कुछ सब्जेक्ट्स में मैं सीबीएसई टॉपर भी थी। फिर मैंने एनआईटी और आईआईटी की तैयारी की, पर मुझसे वो क्रैक नहीं हो पाया। लेकिन पापा का जो सपना था बेटी को इंजीनियर बनाने का, तो मैंने उत्तर प्रदेश टेक्निकल यूनिवर्सिटी में कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग की। 2015 में मैं पास आउट होती हूँ। फाइनल ईयर में ही मेरा प्लेसमेंट टेक महिंद्रा में हो गया, वहाँ पे 1 साल काम किया। फाइनल रिजल्ट जैसे ही बीटेक का आता है उसी मंथ मेरी डेल इंटरनेशनल सर्विसेज नोएडा में प्लेसमेंट होता है, काफ़ी अच्छे पैकेज पे। अब चीज़ें बदल चुकी थी, मुझे खुद पे भरोसा था, मेरे मम्मी पापा को भी मुझ पे भरोसा था और घर में स्थिति तो खैर बहुत ही अब अच्छी हो चुकी थी। लेकिन जॉब ज्वाइन करने के बाद मुझे लगा कि शायद वो ये जगह नहीं है जहाँ मुझे बचपन से काम करना था, मुझे तो कुछ और करना है। बट वो जॉब छोड़ने की हिम्मत भी नहीं थी क्योंकि एजुकेशन लोन था मेरे ऊपर और मैंने कुछ पर्सनल लोन्स भी लिए थे, तो उसकी ईएमआई भी भरनी थी। इतने में आता है 2016 का बैंक पीओ का नोटिफिकेशन। तो मैंने सोचा कि बैंक पीओ ट्राई करती हूँ, क्योंकि एक हवा सा बना हुआ है कि सरकारी जॉब निकालना है तो सब कुछ छोड़ छाड़ के सालों साल मेहनत करनी है। तो मैंने सोचा चलो अगर ये क्रैक होता है तो हो सकता है कि मैं भी यूपीएससी बीपीएससी कर सकती हूँ। मैंने जॉब के साथ साथ बैंक पीओ की तैयारी की। महज 3 से 4 महीने की तैयारी में भगवान की कृपा हुई और मेरा बैंक पीओ क्लियर हो गया, प्रीलिम्स क्लियर हो गया, फिर मेंस भी क्लियर हो गया, इंटरव्यू भी क्लियर हो गया। फाइनली मेरी पोस्टिंग आती है तमिलनाडु में। अब पापा ने फ्लाइट की टिकट्स भी बुक करा ली, नेक्स्ट डे जाना था। अगल-बगल मिठाइयाँ बँट चुकी थी, घर में सब काफ़ी खुश थे कि अब तो बेटी अफ़सर बन गई, शादी में दिक्कत नहीं होगी, सब कुछ बहुत अच्छे से घर में हो जाएगा। फिर मुझे लगा कि नहीं, उस समय मेरे ऊपर एक सिविल सर्विस क्रैक करने का भूत सवार था। मैंने बोला पापा अभी तमिलनाडु जाने के बाद वहाँ 6 महीने मुझे सेटल होने में ही लग जाएँगे और मुझे यही अटेम्प्ट देना है। तो मैंने डिसाइड किया कि मैं नहीं जाऊँगी, बैंक पीओ की जॉब को छोड़ना है। उस समय ऐसा हुआ कि मेरे पापा ने भी मुझ पे विश्वास खो दिया था। उन्होंने बोला, "एक अच्छी खासी जॉब छोड़ रही हो, अब ज़िंदगी में तुम्हें दोबारा जॉब नहीं मिलेगी, तुम सड़क पर अब आ जाओगी।" फिर भी मुझे खुद पे भरोसा था।
तैयारी करने का मन तो दिल्ली में ही था, लेकिन रूम रेंट अब कौन देता? सब कुछ एनालिसिस करने के बाद सोचा चलो घर चलते हैं, कम से कम घर में रेंट तो नहीं देना है। सारा सामान पैक किया और मैं पटना वापस आ गई। आने के बाद शुरू होती है जंग। जंग पढ़ाई के साथ, जंग खुद के साथ, समाज के साथ, समाज के लोगों के साथ। अब लोग हैं, बोलेंगे ही। लोग बोलने लगे सरकारी जॉब छोड़कर आ गई, हुआ ही नहीं होगा बैंक में, बेवकूफ बना रहे हैं ये लोग, और सिविल सर्विस निकालेगी, इतना आसान है क्या? मैंने उस समय समझा कि जिंदगी में दो तरीके के लोग होते हैं। एक वो लोग जो आपकी टांग खींचेंगे, आप कुछ नहीं कर सकते, और एक उस तरीके के लोग होते हैं जो आप पे भरोसा दिखाते हैं। डेली सुबह उठ के मेरी मम्मी बोलती थी, निशा तुम ये काम कर सकती हो, तुम क्यों नहीं कर सकती हो बीपीएससी, फर्स्ट अटेम्प्ट में कर सकती हो, तुम बस मेहनत करो। मैं पढ़ती चली गई और मुझ में भी ये भरोसा था, मैं तो इंजीनियर हूँ, हमेशा से अच्छा ही पढ़ाई करते आई हूँ, फर्स्ट अटेम्प्ट में बीपीएससी क्लियर कर जाऊंगी। बस शायद सच्चाई ये नहीं है। घर आने के बाद मैंने 4 महीने के अंदर 4 फॉर्म भर दिए। नाबार्ड, आरबीआई ग्रेड बी, सीएपीएफ और 63rd प्रीलिम्स, सब एक एक महीने के अंतराल पे देती चली गई। किसी में मुझे सफलता नहीं मिली। 63rd प्रीलिम्स भी मेरा 2 नंबर से रह गया। अब उस समय मुझे लगा कि शायद ये एग्जाम के लिए मैं बनी ही नहीं हूँ। अब क्वेश्चन ये था कि नेक्स्ट प्रीलिम्स के लिए मुझे 1 साल बैठना था और घर पे बैठ के मैं तैयारी नहीं कर सकती थी, मुझे मेरे लोन्स भी चल रहे थे। लेकिन फिर पापा ने भरोसा दिलाया कि तुम्हारे लोन की ईएमआई मैं भरूंगा, तुम पढ़ाई करो। फिर भी अब पापा पे तो इतना बोझ नहीं दे सकती थी, मैंने पटना में जॉब ढूंढना स्टार्ट किया। लेकिन यहाँ पे जॉब की अपॉर्चुनिटीज उतनी ज़्यादा नहीं है, तो एक इंजीनियरिंग कॉलेज में कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट में मुझे एज ए फैकल्टी जॉब मिल गई। लेकिन भगवान की कृपा इतनी अच्छी रही कि उस साल बीपीएससी के 2 एग्जाम हो गए। जस्ट 4 महीने बाद ही नेक्स्ट प्रीलिम्स का नोटिफिकेशन आता है। तो फिर मैंने सब कुछ छोड़ दिया। मैंने ये याद किया कि सब कुछ छोड़ के तो मैं बीपीएससी के लिए ही आई हूँ ना, तो फिर क्यों जॉब के लिए भाग रही हूँ। सब कुछ छोड़ दिया। घर की स्थिति फिर थोड़ी सी डवाडोल होने लगी, मेरे लोन्स की ईएमआई घर से अब भरी जा रही थी। फिर मैंने 64th प्रीलिम्स की तैयारी दिन रात शुरू कर दी और मुझे ये पता था अगर प्रीलिम्स क्लियर करूंगी तो मैं फाइनल लिस्ट में भी रहूंगी। सिर्फ प्रीलिम्स ही मेरे लिए बहुत बड़ी बाधा थी। 16 दिसंबर 2019 आता है, मैंने प्रीलिम्स दिया। हॉल से निकलते ही मुझे पता था मेरा क्लियर हो रहा है। फिर भी 2-2.5 महीने का इंतजार था, वो किया। शाम का वक्त था, प्रीलिम्स का रिजल्ट आता है और मैंने वो परीक्षा पास कर ली थी। अगले दिन सुबह होती है, मन बहुत दिनों बाद एक जोश और जुनून से भरा था कि हाँ, अब मैं कुछ कर जाऊंगी। लेकिन सवाल ये था कि अब आगे की तैयारी कैसे की जाए, क्योंकि पिछले 1 साल से तो मैं सिर्फ प्रीलिम्स की तैयारी कर रही थी। जो मेरा ऑप्शनल था वो भी मुझे नहीं पता था, किसी के कहने से मैंने फिलॉसफी डाल दिया था। ना उसकी बुक लिस्ट पता थी, कैसे तैयारी करनी है, कुछ नहीं पता था। और मेंस का डेट आ गया था जो महज 3 महीने, 3.5 महीने के बाद था। फिर मैंने कोचिंग इंस्टीट्यूट के चक्कर लगाए, फीस इतनी ज़्यादा जो शायद मैं उस समय अफोर्ड भी नहीं कर सकती थी। फिर मैंने यूट्यूब, इंटरनेट के माध्यम से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के नोट्स बनाए। फिर अपने ऑप्शनल के नोट्स दिल्ली से मंगाए, पतंजलि आईएएस के नोट्स मंगाए, जैसे तैसे मुझे गाइडेंस मिल रहा था। इतने में बहुत सारी कोचिंग जाते जाते मुझे एक सीनियर मिले जिन्होंने खुद 63rd बीपीएससी क्लियर कर रखा है। उन्होंने मुझे बहुत अच्छा गाइडेंस दिया, मुझे एक कोचिंग का रेफरेंस दिया। उस कोचिंग में मैंने 20 से 25 मॉक टेस्ट लिखे। उन्होंने मेरे ऑप्शनल के लिए भी अलग से फैकल्टी अरेंज किया, टेस्ट करवाया, टेस्ट लिखवाया, मेरी कॉपी चेक कराई। मुझे वहाँ से काफ़ी मदद मिली। मैंने सिर्फ एक कोचिंग इंस्टीट्यूट का ही हेल्प लिया है, मेंस में और मॉक इंटरव्यूज़ में भी। मैं यहाँ पे एक चीज़ क्लियर करना चाहती हूँ कि प्रीलिम्स की तैयारी मैंने पूरी कंप्लीटली अपने घर पर रह के सेल्फ स्टडी से की है। मुझे कोई गाइडेंस उस समय नहीं था, लेकिन हाँ, दिल में एक जोश था कि अगर इतने लोग हर साल निकाल सकते हैं, तो मैं क्यों नहीं निकाल सकती हूँ? तो उस जोश और जुनून ने शायद सारे कोचिंग्स को भी फेल कर दिया था। ठीक है, तो उसके बाद मेंस होता है, कोरोना आ जाता है, 1 साल बाद मेंस का रिजल्ट आता है, फिर 6 महीने बाद इंटरव्यू होता है, फिर 6 महीने बाद रिजल्ट आता है। तो पूरे प्रोसेस को 2021 में फाइनल होते-होते 2.5 साल लग गए और मुझे घर पे बैठे भी 3 साढ़े 3 साल हो चुके थे। अब जभी भी बाहर निकलूँ, लोग पूछते थे, "क्या कर रही हो?" किसी फंक्शन में जाओ तो जैसे ही बोलो कि तैयारी कर रही हूँ, बस अब रिजल्ट आने ही वाला है, लोग हँसना शुरू कर देंगे। "अच्छा, बीपीएससी की तैयारी, तुमसे नहीं होगा, लोग तो बूढ़े हो जाते हैं।" पापा का पैसा वेस्ट पूरा कर दिया, इंजीनियरिंग करके आके घर में बैठ गई। लोग ये भी बोलते थे, अफसर बनने चली हो, सिपाही क्लर्क ग्रुप डी का फॉर्म भर दो, जल्दी निकल जाएगा। पापा तो बहुत बार आके घर में मायूस बैठ जाते थे। मैं पूछती थी क्या हुआ? पापा बोलते थे सारे दोस्त बोल रहे हैं कि बेटी की शादी क्यों नहीं कर रहे हो? कुछ लोग तो ये भी बोलते थे पैसे ही नहीं है तो शादी कहाँ से करेंगे? ये सारी चीजें हो रही थी, बट मैं चुपचाप थी, एक समय का इंतजार कर रही थी। खैर, वो समय आया और उसने सब कुछ बदल दिया। फाइनल रिजल्ट का दिन आता है, मुझे पता था मेरा पीडीएफ में नाम तो होगा ही,
फिर भी दिल में एक डर तो रहता ही है। जिस दिन रिजल्ट आना था वो सुबह ही मैं आयोग के गेट पे खड़ी हो गई। शाम को रिजल्ट आना था कि अब मैं रिजल्ट लेके ही घर वापस जाऊंगी। मुझे ये नहीं पता था कि अगर रिजल्ट नहीं होता है तो मैं क्या करूंगी, लेकिन हाँ, रिजल्ट लेके ही घर जाना है। शाम के 7 बजे के करीब रिजल्ट आता है। उसमें मेरा रोल नंबर रहता है, मेरा नाम रहता है। पता नहीं क्यों मैं इतनी तेज-तेज रोने लगती हूँ। सड़क के इस शोर में भी मेरा मन बिल्कुल शांत सा हो जाता है। वो पुराने दिन, वो आर्थिक तंगी, पापा की स्ट्रगल, सब कुछ आँखों के सामने से एक फ़िल्म की तरह गुज़रने लगते हैं। घर वापस आती हूँ तो पापा के चेहरे पे एक अलग ही खुशी रहती है। वो देख के ऐसा लगा कि ये जीत मेरी नहीं, मेरे मम्मी-पापा की जीत है। वो सपना मेरा पूरा नहीं हुआ है, मेरे परिवार का सपना पूरा हुआ है। मुझे अभी भी लगता है मैंने कुछ बड़ा तो नहीं किया है, सिर्फ एक एग्जाम ही तो पास किया है। पर हाँ, शायद उन लोगों को जवाब जरूर मिल गया है जो मेरे और मेरे परिवार की हार का इंतजार कर रहे थे। अब वही लोग जो कल मुझे ये कहते थे कि बेटी को क्या पढ़ाना, बेटे को पढ़ाओ, 2 पैसे जिंदगी भर घर में लाके देगा, अब वो लोग मुझे शाबाशी दे रहे हैं। कहते हैं वाह, लड़की ने बहुत मेहनत की है। देखिए, नजरें तो वही है, बस नजरिया ही तो बदल गया है। आज मैं उस भीड़ से अलग आके खड़ी हूँ। मुझे संतोष इस बात का है कि आज मैं खुद के लिए नहीं, अपने परिवार के लिए नहीं, इस समाज को भी कुछ दे सकती हूँ। कुछ ज़रूरतमंदों के लिए भी कुछ कर सकती हूँ। सबसे ज़्यादा खुशी तो तब होती है जब कुछ बच्चे आके पूछते हैं कि तैयारी अब कैसे की जाए। मैं उस पल को बयान नहीं कर सकती जब कुछ पेरेंट्स भी मेरे पास आते हैं जो अपनी बेटी की अब शादी करने वाले थे। वो आके मुझसे बोलते हैं कि इन्हें आप सिविल सर्विस के लिए गाइड कीजिए। और वो ये बोलते हैं उन्हें अपनी बेटी को मेरी तरह बनाना है। बस इससे ज़्यादा और सफलता क्या हो सकती है? ये कहानी सिर्फ मेरी नहीं है। ये कहानी है हमारे देश की सैकड़ों बेटियों की और हज़ारों एस्पिरेंट्स की। देखिए, ज़िंदगी में सफलता, असफलता, दुःख और सुख तो लगा ही रहता है। निर्णय आपको करना है कि आपको करना क्या है। ये सिविल सर्विस तो बहुत ही छोटी-सी बात है। आपका कोई भी सपना हो, आप उसको पूरा करने के लिए आगे बढ़िए, कदम बढ़ाइए, बिल्कुल भी मत डरिए। आपके अंदर एक जोश होना चाहिए, कुछ कर गुज़रने का जुनून होना चाहिए। आपको वो सूरज बनना है, जिसकी चमक से दूसरे की ज़िंदगी में खुशी आ जाए, दूसरे की ज़िंदगी में रोशनी आ जाए। आप और खासकर लड़कियां, आपको कुछ ऐसा करना है कि जब आप खड़ी हों तो लोग बोलें, देखो ये भी तो किसी की बेटी है। अंततः मैं यही कहूंगी, तो खुद की खोज में निकल, तो क्यों हताश है? तो खुद की खोज में निकल, तो क्यों हताश है? तेरे वजूद की भी समय को तलाश है। इसी के साथ आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। जय हिंद। अगर आप भी इस वीडियो के एंड तक पहुंच गए हैं तो मेरी तरह ही आप भी इंस्पायर जरूर हुए होंगे। आपको भी मोटिवेशन मिली होगी अपने सपनों को पूरा करने की। दोस्तों, सपने तो हम सभी देखते हैं, लेकिन हम में से कुछ ही लोग अपने सपनों को पूरा करने में सक्सेसफुल हो पाते हैं। मैं आपको बताना चाहती हूं कि जो भी इंसान अपने गोल्स को अचीव करने में सक्सेसफुल होता है, उन सभी में कुछ कॉमन स्किल्स होती हैं, जैसे कि अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स, जो कि स्पोकन इंग्लिश से आती हैं। और दोस्तों, हम सभी इस स्किल को मास्टर करके अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं जोश स्किल्स ऐप के साथ। इस ऐप में हम 1 by 1 वोकैबुलरी के नए वर्ड्स, ग्रामर प्रैक्टिसेस, रीडिंग और राइटिंग प्रैक्टिसेस के साथ साथ अपने जैसे अन्य हजारों स्टूडेंट्स के साथ ऑनलाइन इंग्लिश में लाइव बात करके अपनी इंग्लिश को वर्ल्ड क्लास बना सकते हैं। आज ही अपनी सक्सेस की तरफ पहला कदम लें, भारत के नंबर 1 स्पोकन इंग्लिश ऐप जोश स्किल्स के साथ।